পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু, আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के अक्सरियती लोग हैं। ये वो तारीख साज अल्फाज थे जो शेख मुजीबुर रहमान ने अपने जलसे में कहे थे। शेख मुजीबुर रहमान की शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, लेकिन जो लोग उस वक्त के अजीम लीडर के बारे में नहीं जानते उनकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ। दोस्तों, दुनिया शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के बानी अवामी लीग के सरबरा, बांग्लादेश के पहले सदर और वजीर आजम के तौर पे जानती है। शेख मुजीबुर रहमान की पैदाइश सन 1920 को उस वक्त के बांग्लादेश के जिला गोपालगंज में हुई। हमारे बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और शेख मुजीबुर रहमान की सियासी जिंदगी में कई मुमासलियतें हैं। जैसा कि मोहम्मद अली जिन्ना शुरू में कट्टर कांग्रेसी थे, वो हिंदुस्तानी कौम परस्ती पर यकीन रखते थे और उनका ख्याल था कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तानियत की छतरी तले एक साथ रह सकते हैं। मगर रफ्ता रफ्ता वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों अलग कौमें हैं और दोनों के नजरियात अलग अलग हैं। बिल्कुल इसी तरह शेख मुजीबुर रहमान कट्टर मुस्लिम लीगी पार्टी के तलबा तंजीम मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ बंगाल के पुरजोश रहनुमा थे। तो वर्दी की सरपरस्ती में तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया। मुस्लिम लीग की तहरीक के लिए पूरे बंगाल से साइकिल पे चंदा जमा करते थे। मगर पाकिस्तान बनने के एक साल के अंदर ही उन्हें महसूस होने लगा कि मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान की सोच, सियासी रुझानात, सकाफत और समाजी ढांचे में खासा फर्क है। आबादी में कम होने के बावजूद फौज और ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी साजी में मगरबी पाकिस्तान बालादस्त थे। लिहाजा नए मुल्क का वफाकी निज़ाम बहुत अरसे तक इस तरह ना चल सके। या तो ये निज़ाम तब्दील होगा या ये टूट जाएगा। शेख मुजीबुर रहमान को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होने के अगले ही दिन पाक फौज ने ढाका से गिरफ्तार करके पहले साहिवाल जेल और फिर फैसलाबाद मुंतकिल किया, जहां उन्हें 9 माह तक टेक्सटाइल मिल के कारखाने में कैद रखा गया। उनके ऊपर फातिमा जिन्ना और दीगर मुहिब वतन लोगों की तरह मुल्क दुश्मनी, बगावत और गद्दारी के मुकदमों के लिए खुसूसी प्लान तैयार किया गया। शेख साहब ने सब अफवाहों का बाइकआउट किया, मगर उनकी जानिब से एक बरोही सरकारी वकील मुकर्रर किया गया। ये ट्रिब्यूनल कब टूटा या नहीं टूटा, इस पे क्या कार्रवाई हुई, इसका रिकॉर्ड कहाँ है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बस इतना हुआ कि 20 दिसंबर को भुट्टो साहब ने इक़्तिदार संभाला और 10 जनवरी 1972 को एक खुसूसी परवाज से शेख मुजीबुर रहमान को लंदन रवाना कर दिया गया, जहाँ से वो ढाका पहुँच गए। फरवरी 1974 को शेख मुजीबुर रहमान को लाहौर में इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहले पाकिस्तान ने आखिरी बार मुहिब वतन या गद्दार मुजीब के बजाय एक आज़ाद मुल्क के वज़ीर आज़म के रूप में भुट्टो साहब के हाथों में हाथ डाले देखा। मगर बांग्लादेश से आज़ादी का ये हीरो बहुत जल्द ही अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि 15 अगस्त सन 1975 की सुबह को बांग्लादेश के पहले सदर मुजीबुर रहमान को बागियों ने, जो फौज में जूनियर ऑफिसर्स थे, उनकी अहलिया, 3 बेटों और उनकी बहुओं समेत 28 अफराद को गोली मार के कत्ल कर दिया। उस खूनी बगावत के वक्त उनकी 2 बेटियों में से सबसे बड़ी बेटी और मौजूदा वज़ीर आज़म हसीना वाजिब मुल्क से बाहर जर्मनी में थी, जिसकी वजह से वो बच गईं। शेख हसीना वाजिब ने अपने बाप के कातिलों को सज़ा दिलवानी थी, जो उन्होंने इसे अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद हसीना वाजिब ने 6 साल इंडिया में सियासी पनाह गज़ीर के तौर पर गुजारे और बिलाखिर फौजी सदर ज़ियाउर रहमान के कत्ल के बाद सन 1981 में वापस बांग्लादेश आई। हसीना वाजिब ने अपने वालिद की जमात अवामी लीग की बागडोर संभाली और 1996 में मुल्क की वज़ीर आज़म बन गई। उन्होंने अपने बाप के तमाम कातिलों की गिरफ्तारियों को यकीनी बनवाया, जिनमें से कुछ बैरून मुल्क भी फरार थे। सारे बागियों को कौमी मुजरिम करार दे दिया गया, लेकिन हसीना वाजिब की जमात अगले इंतखाबात हार गई और इक़्तिदार में आने वाली मुखालिफ जमात जनरल ज़ियाउर रहमान की बेगम खालिद ज़िया ने उस मुकदमा में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ली। अवामी लीग सन 2009 में इक़्तिदार में आई और इस मुकदमे में दोबारा कार्रवाई शुरू हो गई। यूं इंतकाम के जज्बे से लबरेज हसीना वाजिब ने तमाम किरदारों को फांसी के फंदे तक पहुंचा कर दम लिया। शेख मुजीबुर रहमान के हामियों को उस वक्त का कई सालों से इंतजार था। ताहम इस झगड़े में मसला सिर्फ इंसाफ और इंतकाम ही नहीं था, अभी ये भी तय होना था कि बांग्लादेश की तारीख में किसका किरदार क्या है, किसका हक ज्यादा है, यानी शेख मुजीब और जनरल ज़ियाउर रहमान में से कौमी हीरो कौन है। क्योंकि कुछ बंगालियों के नजदीक कमांडर ज़ियाउर रहमान भी आज़ादी के हीरो हैं। ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू होने के बाद ही सबसे पहले उन्होंने ही चिटागंग रेडियो स्टेशन से बांग्लादेश की आज़ादी की सरकारी ऐलान किया। शेख मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद से फौजी हुकूमत ने उनका नाम निसाब की किताबों से तकरीबन खारिज कर दिया। मुल्क की दूसरी बड़ी जमात बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने हर जगह अपने बानी जनरल ज़ियाउर रहमान को आज़ादी के हीरो के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। याद रहे कि मुजीबुर रहमान के कत्ल के बाद ज़ियाउर रहमान फौज में नंबर 2 पर थे। उन्होंने बाद में मुल्क में अपनी आमरीत कायम की, लेकिन वो खुद भी सन 1981 में जूनियर फौजी अफसरों के हाथों चिटागंग में
قتل کر دیے گئے۔ ان کی بیوہ سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ اب ان کی جماعت کی سربراہ ہیں۔ وہ ہر سال شیخ مجیب الرحمان کے قتل کے دن 15 اگست کو ہی اپنی سالگرہ بڑے دھوم دھام سے مناتی تھیں۔ سن 2009 میں عوامی لیگ کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد نصاب کی کتابوں میں دوبارہ تبدیلی کی گئی اور سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دیا کہ آزادی کا اعلان مجیب الرحمان نے کیا، نہ کہ ضیاء الرحمان نے۔ قومی عجائب گھر میں ضیاء الرحمان کے بارے میں مختص قصہ بند کر دیا گیا۔ پوسٹ اسٹوڈیو میں ان کے مجسمے کو توڑ دیا گیا اور حکومت نے سن 2010 میں ڈھاکہ کے ضیاء انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام بھی تبدیل کر کے شاہ جلال ایئرپورٹ رکھ دیا۔ تو یہ تھی شیخ مجیب الرحمان کی مختصر سی کہانی۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ چلے ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی کسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔